महर्षियों द्वारा उसको ग्रहण करके संसार को दिया गया है, इसलिए इस प्राप्त आयुर्वेद को भी महर्षि आयुर्वेद ही माना जाता है। धर्मार्थम नार्थकामार्थम आयुर्वेदो महर्षिभि प्रकाशिता धर्मपरैर सिद्धि इच्छित भी सिद्धि उत्तमाम। ये आज प्राप्त आयुर्वेद महर्षियों द्वारा देवलोक से ग्रहण करके संसार को जो दिया गया है, इसलिए इसको आज हम महर्षि आयुर्वेद ही मानते हैं। महर्षि आयुर्वेद का आजकल इतना प्रचार हो रहा है कि अमेरिका में बहुत से डॉक्टर ने महर्षि आयुर्वेद की ट्रेनिंग ली है, यूरोप में भी ट्रेनिंग ली है, जापान में भी ट्रेनिंग ली है, रूस में भी ट्रेनिंग ली है, रशिया में ट्रेनिंग ली है, और काफ़ी डॉक्टरों ने उसको ट्रेनिंग लेने के बाद जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसमें सिद्धांत जो है आयुर्वेद का लगा दिया है। और आयुर्वेद का पूरी क्लिनिक भी खुल गई हैं जिसमें पंचकर्मा का ट्रीटमेंट होता है, पूरा ट्रीटमेंट होता है। इन पेशेंट भी एडमिट होते हैं। कैसी जगह पे 4-5 जगह ऐसी हैं जिसमें पूरा ट्रीटमेंट अमेरिका में मिलता है। तो इससे ऐसा देखा गया है कि महर्षि आयुर्वेद में क्रॉनिक डिजीज़ेस जो कि एलोपैथिक मेडिसिन से कुछ फ़ायदा नहीं होता है और 4-4, 5-5 साल तक लोग उससे बीमार हैं और ड्रग ले रहे हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। जब आयुर्वेद से उसका ट्रीटमेंट होता है तो एकदम से फ़ायदा होता है। हॉलैंड में एक पेशेंट जो थे उन पर क्रॉनिक डिजीज़ का ट्रीटमेंट हुआ था महर्षि आयुर्वेद से, तो उसमें ओवरऑल 87% इम्प्रूवमेंट हुआ 3 महीने के अंदर। ऐसे पेशेंट्स थे जिनको 5 साल से एलोपैथिक मेडिसिन ट्रीटमेंट हो रहा था, उससे कोई फ़ायदा नहीं था, उससे 3 महीने के अंदर बहुत फ़ायदा हुआ। महर्षि आयुर्वेद का अर्थ पूर्ण आयुर्वेद, जिसमें मंत्र विद्या, यज्ञ विद्या, ज्योतिष शास्त्र आदि संपूर्ण विद्याओं का इसमें समावेश करके इसको पूर्ण बनाया गया है। इसलिए महर्षि आयुर्वेद सर्वोपांगीन संपूर्ण रूप से इस मानव शरीर बल्कि इस समस्त विश्व की रचना और मानव शरीर की रचना का ज्ञान महर्षि आयुर्वेद ही देता है। और रोग न हो उसके लिए महर्षि आयुर्वेद, उसके लिए हम हिताहार विहार का रोगियों को, मानव को दीक्षा देते हैं। रोगी होने पर उसका रोग दूर करने के लिए आयुर्वेद में वर्णित जो द्रव्य हैं, जो काष्ठौषधियाँ हैं या दूसरे रोग हैं, सब उपायों से हम उसका रोग दूर करने का उपाय करते हैं। रोग न हो उसका भी उपाय करते हैं। रोग दूर होने पर रोगी दीर्घ आयु प्राप्त करे, उसके लिए रसायन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। जैसे हमारा अमृत कलश एक उन रसायनों में से एक प्रसिद्ध नाम आज सारे संसार में चला हुआ है, उसका हम प्रयोग करते हैं। और आज सारा विश्व उसको रसायन के रूप में दीर्घ आयु की प्राप्ति के लिए, बुढ़ापे को दूर करने के लिए, व्याधियों को हटाने के लिए, महाव्याधियों को हटाने के लिए, जैसे हृदय की बीमारियाँ हैं, कैंसर तक की बीमारियाँ हैं, यकृत लीवर की बीमारियाँ हैं, धमनी शिराओं की बीमारियाँ हैं, इस इत्यादि बहुत सी बीमारियों को दूर करने के लिए आज इसकी बहुत प्रसिद्धि हो रही है। ये महर्षि आयुर्वेद की ही देन है। शुरू करें। वैद्य जी ने अभी आपको बताया कि महर्षि अमृत कलश का जो सेवन करने से कितना फ़ायदा होता है। ये बड़ा अच्छा समय है संसार में कि ये महर्षि आयुर्वेद का इंट्रोडक्शन हुआ है और अमृत कलश का इंट्रोडक्शन हुआ है। अमृत कलश जो है, ऐसा देखा गया है कि जितनी भी रिसर्च हुई है, बहुत रिसर्च हुई है, उसमें कैंसर में फ़ायदा करता है, हार्ट डिजीज़ में फ़ायदा करता है और बहुत सी बीमारियों में फ़ायदा करता है। उसकी वजह यह है कि एलोपैथिक मेडिसिन के हिसाब से बीमारियां जो हैं, 80% बीमारी जो होती हैं वो फ्री रेडिकल के बनने से होती हैं। फ्री रेडिकल हैं बहुत ही एक्टिव केमिकल जो बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, नॉर्मली प्रेजेंट होते हैं और उनकी ज़रूरत है मेटाबॉलिज्म के लिए और इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए। अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं, जैसे कि स्मोकिंग है, अल्कोहल है, मीट खाने से है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन से, उससे जो है बदन में बीमारी शुरू होती हैं। उनकी शुरू होने से कोई भी बीमारी हो सकती है,
कम से कम 80% डिजीज़ जो हैं फ्री रेडिकल से प्रोड्यूस होती हैं। ऐसा देखा गया है कि महर्षि अमृत कलश बहुत ही पावरफुल है उस फ्री रेडिकल को हटाने के लिए, और इसलिए वो हर बीमारी में उसको प्रिवेंट करता है, फ्री रेडिकल को हटाता है। तो प्रिवेंशन के लिए बहुत अच्छा है और बीमारियों के लिए हटाने के लिए बहुत अच्छा है। तो रिसर्च में ये देखा गया है कि वो कैंसर के लिए ठीक है। कीमोथेरेपी में अगर अमृत कलश लगा देते हैं तो कीमोथेरेपी की टॉक्सिसिटी कम हो जाती है, हार्ट पेशेंट में क्लॉटिंग कम हो जाती है, और जो कोलेस्ट्रॉल है, लिपिड है, उसका स्पॉइल नहीं होता, वो रेंसिड नहीं होता है, वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है, जिससे कि डैमेज होता है। और फ्री रेडिकल हटाने से और जितनी भी बीमारियाँ उसमें भी फ़ायदा होता है। बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, और जो टॉल्विन है, अदर टॉक्सिसिटी हैं, उनको भी कम करता है। तो इस तरह से देखा गया है कि ओवरऑल ये रसायना जो है महर्षि अमृत कलश, इस पर सब रिसर्च से ये पता लगा है कि ये बहुत अच्छा रसायना है। चाहे किसी को बीमारी हो उसमें भी फ़ायदा करता है, और किसी को बीमारी न होने दो उसके लिए भी फ़ायदा है। आयुर्वेद में उनका कैसे जोड़ है भारतीय आयुर्वेद? देखिए, महर्षि आयुर्वेद और आयुर्वेद एक ही बात है, क्योंकि आयुर्वेद शब्द है वेदों का ज्ञान, वेद ज्ञान, संपूर्ण मानव शरीर की रचना, इस विश्व की रचना, इस ज्ञान का नाम आयुर्वेद है। विश्व की आयु कितनी है ये भी ज्ञान हमें आयुर्वेद वालों को होता है। इस शरीर की रचना के अंदर जो तत्व हैं पंचभौतिक, अथवा जो हमारे और 24 तत्व हैं मानते हम, कर्म इंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ, मन, और ये सब, उन सब को मिला करके वो जो ज्ञान है, वो संपूर्ण ज्ञान किससे होता है? तो जो मंत्र है, मंत्र हमारे यहाँ 3 प्रकार के हमारे यहाँ विद्या मानी गई हैं। मंत्र विद्या जो यज्ञ में भी शामिल है, मंत्र वो विद्या जो हमारे साधना में, योग में शामिल है, वो मंत्र विद्या जो हम केवल उसकी साधना करके दूसरों को लाभ पहुँचाते हैं। आयुर्वेद के हर रोग में मंत्रों का विधान है, मंत्रों के द्वारा रोग दूर होते हैं। कई दफ़ा देखा गया है कि कुछ रोग जो कर्मज व्याधियाँ होती हैं, पूरी जन्म के संस्कार से आती हैं, उनको जब लाभ नहीं होता तो मंत्र चिकित्सा से ही पहले करवा के और साथ में औषधि चिकित्सा करते हैं तो जल्दी लाभ हो जाता है। अभी बताया है शर्मा जी ने फ्री रेडिकल के बारे में। आयुर्वेद में सुश्रुत ने फ्री रेडिकल को कुपित दोष कहा है, जो हमारा आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है, बात पित्त कफ का, जिस पर हमारा आयुर्वेद सिद्धांत है ये। उसमें कुपिता नाम ही दोषाणाम शरीरे परिधावताम जित दोषोपसंज्ञा से व्याधि तत्रोपजाए थे। जब आहार और विहार के मिथ्या उपयोग से शरीर के अंदर कोई विकृति आती है, दोष कुपित होते हैं, तो भागते हैं वो, जहाँ उनको कोई थोड़ा सा भी स्थान मिलता है संरचना होने के लिए, वहाँ वो रोग पैदा कर देते हैं। और इसी प्रकार ये फ्री रेडिकल जैसे इन्होंने बताया है वो बिल्कुल सेम ही है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे वैज्ञानिक ने अपनी एक पुस्तक में इस मेरे कहने पर इस श्लोक को दिया है कि सुश्रुत में फ्री रेडिकल के बारे में वर्णन है। डॉक्टर शर्मा, आपका जो मंत्र विद्या के बारे में आपके जो रिसर्च हैं वो क्या मानती हैं? क्या ये उनका शब्द ध्वन का या मंत्र ध्वन का या संगीत का कुछ शारीरिक पर या फिजियोलॉजी पर कुछ प्रभाव पड़ता है? मंत्र का फिजियोलॉजी पे, ह्यूमन फिजियोलॉजी पे बहुत ही प्रोफाउंड इफेक्ट है। अब जैसे मंत्र महर्षि ने भावातीत ध्यान जो स्टार्ट किया है वो मंत्र से ही है, और उससे ये देखा गया है हेल्थ में कि जो लोग भावातीत ध्यान करते हैं उनको बीमारी नहीं होती है, कम से कम 50% रिड्यूस हो जाती है बीमारी उनको देखे जो कि नहीं करते, और उनको बीमारी जो है सब तरह की कम हो जाती है, हार्ट की बीमारी, कैंसर बीमारी, ब्रेन की बीमारी, और वो डॉक्टरों के पास भी नहीं जाते क्योंकि उनकी हेल्थ अच्छी बनी रहती है। फिर उसके बाद कम से कम 500 डिफरेंट तरह की रिसर्च हुई हैं भावातीत ध्यान पर, जो कि मंत्र योग है। उससे देखा गया है कि हेल्थ पे, सोसाइटी पे, सोशियोलॉजी पे, इकोलॉजी पे, सब एरिया में बहुत उसका प्रभाव है। दूसरा मंत्र जो है उस पर हमने इन्वेस्टिगेशन किया सामवेद पे, और उसको देखा कि जो सामवेद है उससे कैंसर सेल्स पे क्या इफ़ेक्ट होता है। उसको कंपेयर किया रॉक म्यूज़िक से, तो ऐसा देखा कि रॉक म्यूज़िक से तो कैंसर सेल की ग्रोथ बढ़ती है। उसमें ब्रेन के ट्यूमर था, ब्रेस्ट का कैंसर था, लंग का कैंसर था, कोलन का कैंसर था, स्किन का कैंसर था। तो जो रॉक म्यूज़िक से सब कैंसर सेल की ग्रोथ बढ़ती है, और सामवेद जो मंत्र योग है उससे कैंसर सेल की ग्रोथ कम होती है। तो जितना भी सूदिंग म्यूज़िक है, गांधर वेद का है और वेदों का है, और जितने भी मंत्र हैं जो कि बीमारी में यूज़ किए जाते हैं,
उससे बहुत फ़ायदा है। हमारे यहाँ पर कुछ विशिष्ट मंत्र भी हैं और कुछ विशिष्ट पाठ भी हैं, और जैसे कि हनुमान चालीसा का है, रामायण का है, तो इनका भी कुछ प्रभाव पड़ सकता है शरीर पर, या कोई प्रयोग हुआ है ऐसा? उस पर हमने रिसर्च की है। सामवेद का मंत्रों का प्रभाव स्वास्थ्य पर चरक में 2 जगह का है। हाँ। मंत्र का एक और रिसर्च है हैं? आपकी जो रिसर्च जो हनुमान चालीसा वाली है। अच्छा, आपने पूछा हनुमान चालीसा का क्या प्रभाव है, तो हमने उस पर भी रिसर्च की थी, अभी बताई नहीं थी किसी को, आपको बताते हैं। उसमें भी कैंसर पे देखा था, तो उसका प्रभाव जो था बहुत ही पावरफुल है। जितने भी कैंसर सेल थे उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा कम हो गई, और जो प्रभाव था हनुमान चालीस का और चीज़ों को देखे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव था। तो जितने भी यहाँ पे हिंदुस्तान में और वेदों की, उपवेदों की, रामायण की जितने भी प्रभाव में जितनी भी टेक्निक बताई गई हैं वो बहुत ही पावरफुल है। उसका इन्वेस्टिगेशन हो जिस तरह से कि इन्वेस्टिगेशन दूसरी चीज़ों का होता है, तो उससे पता लगता है कि बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं, उसको सबका इस्तेमाल करना चाहिए। ये जो शोध आपने की है वो कहाँ पर की है? क्या हुआ? औषधि निर्माण के बारे में, औषधि निर्माण के बारे में, जो आयुर्वेद की जो औषधियाँ होती हैं उनका ऐसा वो जो श्लोक है वो पहले बता दें। वेजी के ऊपर या आप प्रोफेसर क्वेश्चन करिए वेजी पे हाँ कि जो आयुर्वेद की औषधियाँ बनती हैं हाँ। उनमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं पाया जाता है, इसका इसके पीछे सिद्धांत क्या है? फिर अच्छा। आप वो श्लोक सुना करके और फिर तो वैसे हमने आयुर्वेद का इतना इन्वेस्टिगेशन किया है, उसमें ये पाया है कि आयुर्वेद की भी जितनी दवाइयाँ हैं उसमें एलोपैथिक में जैसे टॉक्सिक इफेक्ट होता है, और कोई ऐसी दवाई एलोपैथिक मेडिसिन में नहीं जिसका टॉक्सिक इफेक्ट ना हो। लेकिन आयुर्वेद की मेडिसिन में टॉक्सिसिटी नहीं है, तो उसका ऐसा ख़राब प्रभाव नहीं है। उसका क्या सिद्धांत है? उसका सिद्धांत यह है कि ऋषि जानते थे कि बाहर का जो वातावरण है, दूषित वातावरण, वो संसार की हर पौधे को, हर मनुष्य को उसका प्रभाव पड़ता है। तो उन्होंने वहाँ लिख दिया, बलमी कुत्सितानु तो शमशानुपुर मार्ग जा जंतुवल्ली हिमा व्यक्ता औषधिया काय साधका। ऐसी औषधियाँ जो रास्ते में पैदा हुई हों, फैक्ट्रियों के पास हों, धूल में पैदा होती हों, बल्मीक पर पैदा होती हों और अग्नि से जल गई हों, मार्गों में होती हों, उनका उपयोग नहीं करना। इससे स्पष्ट जा रहा है कि वो जानते थे कि इन औषधियों के द्वारा रोगी को रोग साथ साथ और भी चीज़ें जा सकती है, क्योंकि प्रयोगा शमेत व्याधि, प्रयोग का अर्थ होता है कि जो व्याधि को हटाए, न अन्य अन्य मुदीरियत, और ऐसा न हो कि एक को हटा के दूसरी खड़ा करे। योग वही होता है जो दूसरी को हटाए, रोग को हटाए और दूसरी को पैदा न करे। इसलिए उनके पास चरक में बड़ा सिद्धांत वर्णन है कि जब आप जड़ी बूटियों को संग्रह करते हैं तो पहले ले आके उनको जल से धो दिए, धोने के बाद उनको सुखाइए, सुखाने के बाद फिर उसका क्वाथ चूर्ण जो मर्जी बनाइए, उससे रोग में साइड इफेक्ट होने का सवाल ही कोई नहीं था। दूसरा ये था कि आयुर्वेद का सिद्धांत हमारा पंचभौतिक सिद्धांत है। ये शरीर भी हमारा पंचभौतिक है, और इसलिए इसमें कोई आजकल के जो केमिकल है उसका संबंध कोई नहीं है। केवल जड़ी बूटियों के साथ जो हमारे नित्य आहार जैसे जीरा है, सौंठ है, रोटी है, जौ है, फल है, सब औषधियाँ हमारी प्राय करके इन चीज़ों से बनती है। आंवला है, हरीर की है, तो इसलिए वो सारी शरीर के सातम्य है, शरीर के अनुकूल बैठती हैं। जो चीज़ प्रतिकूल होती है वो हानि करती है, और जो हमेशा अनुकूल होती है वो कभी हानि नहीं करती। इसलिए हमारी औषधियाँ जितनी हैं
वो समय अनुसार, क्योंकि हमारे यहाँ एक कल्प स्थान है औषधि बनाने का, एक चैप्टर है बाकायदा कई कई अध्यायों का, जिसके अंदर उसका विधान आता है कैसे बनाना है, कैसी उसकी सुरक्षा करनी है, कैसी उसको बाहर की आपत्तियों से बचाना है, उसको ज़्यादा इफेक्टिव कैसे बनाना है। तो वो सारा आयुर्वेद के अंदर वर्णन है, इसलिए हमारी दवाई साइड इफेक्ट करेगी संभव नहीं है। ये तो बहुत अच्छा सिद्धांत है, क्योंकि आजकल एलोपैथिक मेडिसिन से नई नई बीमारियां भी बढ़ती जा रही हैं, तो लोग परेशान हो गए हैं और वो चाहते हैं कि कोई और नया सिद्धांत शुरू हो। तो उनको पता लगा है कि महर्षि आयुर्वेद का शुरू हुआ है और उसमें टॉक्सिक इफेक्ट नहीं है, तो उससे लोग बहुत खुश हैं। तो ये जो सिद्धांत आपने बताया ये बहुत अच्छा सिद्धांत है, इससे लोग बहुत प्रसन्न हैं, क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन से नई नई बीमारियां शुरू होती हैं और आयुर्वेदिक मेडिसिन से बीमारियां नहीं बढ़ती हैं और बीमारियों का ख़त्म होता है। भी चेतन है, तो ये चेतना और यहाँ की चेतना, ये दोनों को आपस में मिल करके और वो मतलब ये उसको चेतित कर देती हैं जो बीमारी है। है। तो पेड़ों को भी तो फायदेमंद वही म्यूजिक, वही आदमी जो स्क्रीन टाइप का यही सवाल था। उनकी बुद्धि मतलब इतना टाइप का। औषधियों के प्रभाव देश, काल, जल, वायु, इस 4 प्रकरण में माने जाते हैं। औषध गुण धर्मशास्त्र के अनुसार औषधियों के जो गुण हैं वो पंचभौतिक होने से, क्योंकि हर औषधि, हमारे शास्त्र में वर्णन है कि जैसे ही इस मानव शरीर के अंदर इस देह में देवताओं का निवास है, ऐसे ही हमारी औषधियों में भी अलग अलग औषधियों में अलग अलग देवता की प्रभुता है और उसी देवता का गुण उस औषधि के अंदर होता है। इसलिए जब मंत्र, हमारा जो मंत्र विद्या वो इसी के साथ संबंध रखती है, उसी मंत्र से उस देवता को प्रभाव पड़ता है, उसी मंत्र वाली औषधि और उस देवता वाली औषधि जो है उस रोग को दूर करती है। इसलिए हमारा जो आयुर्वेदीय सिद्धांत है वो बिल्कुल आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैवक तीनों स्तरों पर हमारा वो संबंधित है। इसलिए हमारी औषधि जो है वो बिल्कुल पूर्ण लाभकारी और निरापद है। जो वैद्य जी कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, और एलोपैथिक सिस्टम के हिसाब से ऐसा है कि जैसे बॉडी में इंटेलिजेंस है, इट्स ए नेटवर्क ऑफ इंटेलिजेंस, हर चीज़ में इंटेलिजेंस है। तो जो आयुर्वेदिक की मेडिसिन है, हर्बल कंपाउंड्स हैं, उसमें भी इंटेलिजेंस है, और जब बॉडी की इंटेलिजेंस में कहीं ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है उससे डिजीज़ पैदा हो जाती है। तो आयुर्वेदिक मेडिसिन लेने से जहाँ पे जो मिसिंग इंटेलिजेंस है उसको फुलफ़िल हो जाता है आयुर्वेदिक मेडिसिन से, वो इंटेलिजेंस का गैप जो है ख़त्म हो जाता है और इनर इंटेलिजेंस जो है फिर से होल हो जाती है। इस तरह से डिजीज़ जो है कम्प्लीटली इरेडिकेट हो जाती है। ये पंचकर्म का देखिए, अभी थोड़ा सा मुझे जो अभी डॉक्टर साहब ने कहा है उसके बारे में एक शब्द कहना है। हमारी आयुर्वेद का जो औषधियों का प्रभाव है उसमें एक शब्द आता है शक्ति, वीर्य, प्रभाव। कुछ औषधियाँ गुण से प्रभाव करती हैं और कुछ औषधियाँ रस से करती हैं, मधुर, अमल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय इति षड्दशा, इनसे द्वारा। और कुछ वीर से करती हैं, कुछ प्रभाव से करती हैं, कुछ शक्ति से करती हैं। तो वो जो इंटेलिजेंस आप बता रहे हैं वो इन तीनों के अंदर निहित है, हमारी औषधियों के अंदर शास्त्र में पूर्ण वर्णन है। इसलिए जो हमारी आयुर्वेदिक औषधि है वो इनसे पूर्ण रूप से रिच है। पंचकर्म की जो बात आपने कही है, पंचकर्म का अर्थ है शरीर का शोधन करना। हमारे जो वैज्ञानिक थे उन्होंने देखा कि जब मिथ्या आहार विहार से शरीर के अंदर दोष का संचय होता है तो शरीर की शुद्धि के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। तो उन्होंने जो मोटे तौर पर देखा तो सबसे पहले जो चीज़ हम खाते हैं उसका शुद्धि करनी चाहिए आमाशय की। हम सांस लेते हैं उससे प्राणायाम द्वारा शुद्धि कराते हैं वैसे हम लोग प्राणवायु से, और उसके बाद सारे कोष्ठ की शुद्धि करते हैं। फिर जो हमारे वेस्टेज है, हमारा मल निकलता है, शौच है, बस्तियाँ करवाते हैं मूत्र की, मल की, उन बस्तियों से भी लाभ शुद्धि करते हैं। इस तरह फिर जो हमारे स्वेद है और संशोधन है, उतने पैसा काट देना कोई बात नहीं। हाँ, जितना उसमें वो शुद्धि है तो उसके जो उपाय हैं शोधन स्नेहन करने के बाद हम उसको शुद्धि करते हैं शरीर की। तो उससे जो शरीर के अंदर दोष गया है उसको आयुर्वेद कहता है कोष्ठमान है, उसको कोष्ठ में ले आकर के बाहर निकालना। उससे जो रोग का बल घट जाता है और चिकित्सा करने में सुविधा होती है। डॉक्टर साहब आपने भी पंचकर्म पर विशेष शोध की है,
आपने क्या पाया, जरा हमको बताएं। हमने पंचकर्म पे कुछ इन्वेस्टिगेशन किया था, रिसर्च किया था, तो उसमें ये पाया कि एज द टाइम गोज़ ऑन कितनी भी टॉक्सिसिटी हैं, टॉक्सिक इफ़ेक्ट्स हैं, उसका इफ़ेक्ट बॉडी में पड़ता है, तो उसका एक्युमुलेशन हो जाता है टॉक्सिसिटी। तो उसको रिमूव करने के लिए एलोपैथिक मेडिसिन में कोई तरकीब नहीं है। पंचकर्म करने से जो फ्री रेडिकल का एक्युमुलेशन होता है बॉडी में, उससे लिपिड पेरोक्साइड बन जाता है। उसके बढ़ने से वो इंडिकेट करता है कि बीमारी हो सकती है। तो पंचकर्म करने से ये देखा गया कि वो घट जाता है, वो बॉडी से निकल जाता है, तो बीमारी का जो होने वाला है टॉक्सिक इफ़ेक्ट वो बॉडी से निकल जाता है। और ऐसा भी देखा गया है कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है, लिपिड जो होता है, एक्यूटली पंचकर्म करने से घट जाता है। और जो अच्छा लिपिड होता है, इसको कहते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है और बुरा कोलेस्ट्रॉल घट जाता है। और जो और हार्मोन होते हैं बॉडी में, इसका एक का नाम है VIP, जिससे कि हृदय की धमनियों को वो डायलेट करता है, जिससे कि ज़्यादा खून हृदय में पहुँचे, उसका विकास होता है। तो पंचकर्म करने से बहुत फ़ायदा होते हैं। तो रिकमेंड किया जाता है कि पंचकर्म सबको यूटिलाइज़ करना चाहिए, चाहे उसको बीमारी हो चाहे ना हो, क्योंकि जो बीमारी से जो एक्यूमुलेट हो जाते हैं टॉक्सिन, वो सब निकल जाते हैं। इसका सूत्र है आयुर्वेद में, संशोधनम संशमनम निदान परिवर्जनम। तो आज आचार्य की पहले आज्ञा है कि पहले संशोधन करो। संशोधन का अर्थ है पंचकर्म आदि से शरीर की शुद्धि करना, उसके बाद रोग तो दूर करना। जब दोनों बातें ठीक हो जाए फिर निदान परिवर्जनम, रोगी को बताओ कि इस कारण से तुम्हें रोग आए थे, आइंदा उसको ना करिए। इसलिए 3 सूत्र हमारे आयुर्वेद में दिए, संशोधनम संशमनम निदान परिवर्जनम। वैसे ये आयुर्वेद में जो है व्यक्ति की प्रकृति और आहार का विशेष संबंध है, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश है। देखिए, प्रकृति कई प्रकार की होती है। सबसे पहले प्रकृति तो इस जीव के मानव शरीर की माता के गर्भ में बनती है। जो माता आहार लेती है, या तो उससे जो उसका जीव रक्त बनता है, जिसको आजकल ओम कहते हैं, ऐसे जो आदमी पुरुष जो है वो आहार खाता है, उससे उसका जो शुक्राणु बनता है। दोनों के मिलने के बाद जब गर्भ स्थिति होती है, दोनों का सम्मोचन होता है, एक ही भाव हो जाता है, तो एक प्रकृति होती है, उसको कहते हैं गर्भज प्रकृति, माता पिता गर्भ से पैदा होने। उसके बाद फिर जो माँ 9 महीने खुराक खाती रहे, वो माता के प्रभाव से प्रकृति बनती है। फिर उसके प्रजनन के बाद जो उस बच्चे को आहार विहार मिलता है, उससे प्रकृति बनती है। उसको देह प्रकृति कहते हैं, दोष प्रकृति भी कहते हैं। तो प्रकृति का मतलब ये है, प्रकृति मतलब स्वास्थ्य, जो चीज़ शरीर के अनुकूल हो उसका नाम प्रकृति, जो शरीर को हानि न पहुँचाए उसका नाम प्रकृति, जो शरीर को वृद्धि करे उसका नाम प्रकृति। तो इसलिए वो प्रकृति का हमारे यहाँ विशेष महत्व है। अब रही आहार की बात, जो चीज़ एक दूसरे के सधर्म होती है वो दूसरे को हानि नहीं पहुँचाती। इसलिए जो प्रकृति पुरुष की है और वही औषधि और आहार और अन्न द्रव्य उस अन्न का प्रकृति होगी, यदि वो मिला के खाया जाएगा तो उसको लाभ करेगी। इसको कहते हैं साधर्म्य। एक धर्म की दोनों वस्तुएं जब मिलती हैं तो उससे वृद्धि होती है, और विपरीत होने से रोग और हानि पैदा होती है। ये जो अभी आपने कहा कि औषधि की प्रकृति का भी असर होता है और शरीर पर, तो क्या ये जो आपने विभिन्न औषधियाँ बनाई हैं अमृत कलश सहित, तो उनका भी है कि इस तरह की औषधि इस प्रकृति के व्यक्ति को ही मिलनी चाहिए, जैसा अमृत कलश के बारे में भी कुछ है? तो इतना बढ़िया प्रश्न किया, आज तक बहुत लोगों ने कम पूछा ये। देखिए, जब औषध निर्माण करते हैं, निर्माण का मतलब उसमें अगर 20 द्रव्य किसी योग में है, अगर मैं योग बनाने वाले कहूँ कि भाई ये 2 घटा के 2 डाल दूँ तो उसको क्या जवाब दोगे, तो वो नहीं बता सकता। अगर नहीं बता सकता तो उसका योग का निर्माण ठीक नहीं है। क्योंकि हर योग में आयुर्वेद का जो सिद्धांत है, रस, उस औषधि के अंदर कौन सा रस है, उसका भोजन के अंदर जाने के बाद उसका विपाक क्या होगा, फिर उसके बाद उसका अंतिम परिणाम क्या होगा। तो ये 3 चीज़ों को देखने के बाद हम औषधि के गुण को ध्यान करते हैं। उन गुणों से कौन सी बीमारी दूर होती है, फिर पुरुष की प्रकृति को देख के हम उसके रोग को देख के उसकी रोग की विकृति क्या है, जिसको हम कहते हैं दोष विकृति, उन दोनों का आपस में मिलान करने के बाद ही योग करते हैं, तो उससे रोगी को ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है और ना कोई साइड इफेक्ट आते हैं। ये बहुत मूल सिद्धांत है कि औषध की प्रकृति, उसका गुण और धर्म, ये देखने के बाद ही, पुरुष की प्रकृति को जानने के बाद नाड़ी परीक्षा द्वारा जीवा देख के, जो हमारी 9 प्रकार की हमारी है नाड़ी, मूत्र, मलम, जीवा आदि जो है,
वो लोगों को निर्णय करके रोग का, क्योंकि हमारे यहाँ दर्शनों स्पर्शनों प्रश्न ही देख करके स्पर्श करके और टू दी पॉइंट क्वेश्चन करके रोग का निदान करते हैं। उस निदान करके रोगी का हम प्रकृति देखते हैं, उधर उसके बाद हम औषधि की प्रकृति देखते हैं, तो दोनों को देख कर उसका योग हम निर्माण करते हैं तो रोगी स्वस्थ हो जाता है। जो अपना अमृत कलश है तो वो कोई भी व्यक्ति किसी भी उम्र का खा सकता है कि मतलब किसी विशेष उम्र आपने बनाई है? देखिए, ये जो अमृत कलश है, ये अमृत शब्द का अर्थ होता है अमृतम, ब्रह्म, भेषजम। ये तीनों एक ही शब्द के अर्थ हैं। अमृत का अर्थ मतलब है ब्रह्म भी है, किम ब्रह्म अमृतम, अमृतम भेषजम। तो ये जो अमृत है, ये एक विशेष रोग की औषधि नहीं है, संपूर्ण रोगों की औषधि है। इसको खाने से यज्जरा व्याधि विध्वंसी भेषजम तद रसायनम। रसायन का अर्थ क्या होता है कि जो औषधि रोगन न होने दे, शरीर को बढ़ापा न आने दे, शरीर की जो शक्ति है उसको कम न होने दे और व्याधि न होने दे, व्याधि हो तो उसको हटाए, उसका नाम रसायन है। और रसायन का अर्थ भी ये होता है कि जितनी हमारे शरीर की चैनल्स हैं, जो हमारी बॉडी की रस रक्त की सप्लाई है, वो ठीक ढंग से सारे शरीर को पहुंचती रहे और हमारा वेस्टेज पूरा होता रहे, तो शरीर 100-120 वर्ष के लिए हम कोई खराबी नहीं आ सकती। इसलिए रसायन के यही गुण है। श्रोतासु तत्र शुद्धेशु रस सम्यक बहती है, तेन पुष्टि वलम वर्णा प्रहर्ष चो बजाए थे। पुष्टि वन वर्ण और प्रहर्ष 4 गुण रसायन से मिलते हैं। इसलिए रसायन जो है वो व्याधि को भी नाश करती है, रोग होने भी नहीं देती, रोग का इलाज भी करती है, दीर्घायु करती है। पूछ लो, भारत में आयुर्वेद की क्या स्थिति है। तो वैद्य जी, आप तो बाहर बहुत जाते रहते हैं, काफ़ी गए हैं, अमेरिका गए हैं, यूरोप गए हैं, रशिया गए हैं। तो वैद्य जी, आप तो बाहर काफ़ी गए हैं, विदेशों में, अमेरिका गए हैं, इंग्लैंड गए हैं, रूस गए हैं, जापान गए हैं, सब जगह हुआ है और काफ़ी महर्षि आयुर्वेद का प्रचार हुआ है, बहुत सी तरह तरह की बीमारियां देखी हैं। तो उसका आपका क्या एक्सपीरियंस है बाहर जाने का? मेरा उसमें विशेष अनुभव ये है कि आज संसार जो है दूसरी पद्धतियों के दुष्परिणाम से इतना त्रस्त है कि वो उसका बदल चाहता है, उसका ऑप्शन चाहता है क्या मिले। जब हमने चक्कर लगाए तो उनको एक आशा की किरण मिली। हमने उनको बड़े स्नेह से, बहुत उनकी भाषा में, जैसे महर्षि जी कई दफ़ा कहते हैं डिजीज फ्री सोसाइटी का निर्माण करना है, रोग विहीन समाज बनाना है, ये सब बातों को हमने ले करके जब उनको सब बताया तो वो लोग बड़े प्रभावित हुए, हमारी तरफ उनका आकर्षण हुआ। आज संसार के अंदर कोई देश ऐसा नहीं है जो आयुर्वेद के प्रति जिज्ञासा नहीं रखता और या आयुर्वेद की दवाइयाँ वहाँ ना पहुँचती हों। मैं धन्यवाद करता हूँ इस महर्षि आयुर्वेद के जो दवाई के बाद भेजने वाले हैं, जिनको मेरे ख्याल भारत सरकार ने अभी अवार्ड भी दिया है, उसके बाद जो धन कमा के दिए हैं उन्होंने उससे, तो उनको सारे विश्व में वो औषधियाँ जा रही हैं और उस औषधि से संसार बहुत दुख से निवृत्त होकर के, और वो तो हमेशा ढूंढते हैं। हमारे पास अभी इतने साधन अभी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं, लेकिन दवाई भेजने में हमें कई बार देर हो जाती है, इतनी डिमांड है दवाई की। ये तो बहुत अच्छी बात है और आयुर्वेद का प्रचार बढ़ रहा है, अब बीमारियाँ ठीक हो रही हैं, तो संसार बहुत खुश है इस बात से। डॉक्टर साहब, आप एक एलोपैथ के डॉक्टर होकर के यहाँ हिंदुस्तान के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे स्वास्थ्य? हिंदुस्तान में तो जितना ज्ञान है संसार में इतना ज्ञान कहीं भी नहीं है। हिंदुस्तान अपने को खो गया है, तो अपनी स्मृति को भूल गया है, उसको अपनी यादगार को फिर से वापस लाना है। इसको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें यहीं हैं। अब वैद्य जी ने बताया आयुर्वेद का कितना फ़ायदा है, हमने रिसर्च की है, उससे पता लगा कितना फ़ायदा है और बाहर कितने देशों में इसका प्रचार हो रहा है। तो हिंदुस्तान को अपना जो है आयुर्वेद को खुद ही उठाना चाहिए और काफ़ी प्रमोट करना चाहिए। ये माइक बंद कर दिए, केवल इस माइक में वैद्य जी एक बार आप वो रसायन का श्लोक फिर से बोल करके उसका अर्थ समझा दीजिए। श्रोतःसु रसायन शुद्धेषु रस सम्यक उपैती है, तेन पुष्टि बलम वर्णा प्रहर्ष उपजाए थे। रसायन के द्वारा, रसायन द्रव्यों के द्वारा, रसायन औषधियों के द्वारा, जड़ी बूटियों के द्वारा जो शरीर की स्रोत है, हमारे चैनल्स हैं, जिसके द्वारा शरीर को पूरा रस रक्त की सप्लाई होकर के शरीर की वृद्धि होती है, उसमें शुद्धि होने से जो लाभ होता है, उस लाभ के 4 लाभ हैं। पुष्टि, शरीर हमेशा रिष्ट पुष्ट रहता है, कभी शीतल नहीं होता, बूढ़ा नहीं होता। बल,
शक्ति बहुत बढ़ती है, कभी थकता नहीं आदमी, उसका साहस नहीं कभी खराब होता, उसका मनोबल बहुत मजबूत होता है, उसकी वर्ण उसका देखने में उसके अंदर जो आभा होती है, उसका शरीर की जो पर्सनैलिटी है उसके ऊपर से इतनी चमकदार होती है कि 1000 आदमी बैठा हो तो रसायन खाने वाला आदमी दूर से चमकेगा। और हर्षा, हमेशा उसका मन प्रसन्न रहेगा, उसको दुख कभी नहीं आएगा, भय नहीं होगा, कभी उसको ये साथ जिसको कहते हैं कि भाई डर वगैरह नहीं होगा, उसका मन कभी दुखी नहीं होगा। ये इत्यादि जितने गुण हैं जिस सब रसायन के हमारे शास्त्र में वर्णन है, जब हम लोगों को रसायन करवाते हैं वो सारे के सारे हमें वो प्राप्त होते हैं कि रोगी को हमने ये किया उससे ये लाभ हुआ। एक और जो है जरा व्याधि नाशनम। हाँ, और उसके साथ इसकी छोटी व्याख्या और भी है। यज्जरा व्याधि विध्वंसी भेषजम तद रसायनम। रसायन का एक दूसरा शब्द भी है कि जो जरा कहते हैं बुढ़ापे को, व्याधि कहते हैं रोग को, इनको नष्ट करने वाली जो भी को साधन है, औषधि हो, चाहे वो कल्प है, चाहे वो पेस्ट है, चाहे अवलेह है, चाहे बटी है, वो जो शरीर को बुढ़ापा न होने दे और रोग हो जाए, उसका नाम रसायन है। महर्षि आयुर्वेद की औषधियों के निर्माण में सबसे पहला ध्यान ये रखा जाता है कि शास्त्र में क्या कहा गया है। जो अपने आयुर्वेद की जो पुस्तकें हैं उसमें निर्माण की क्या विधि बताई गई है, फिर उससे आधुनिक जो तकनीक है उसका कैसे उपयोग करके बड़ी मात्रा में उसी एक तरह की दवाइयाँ बनाना कैसे संभव हो सकेगा, उसको देखा जाता है और उस हिसाब से दवाइयों का निर्माण होता है। हमारे यहाँ दवाइयों में बचत या इकोनॉमिक्स का या खर्च का ख्याल नहीं रखा जाता है, क्वालिटी का, उसकी दवाई की गुणवत्ता का ख्याल रखा जाता है। और यही कारण है कि आज दुनिया भर में महर्षि आयुर्वेद की दवाइयों ने अपना एक स्थान बना लिया है। और हम ये नहीं कहेंगे कि हमारी दवाइयाँ या आयुर्वेद की प्रणाली एक सस्ती प्रणाली है, हम इसे कहेंगे कॉस्ट इफ़ेक्टिव प्रणाली है। आप शुरू में खर्च थोड़ा ज़्यादा करें, ये दवाइयाँ शुरू में थोड़ी महंगी ज़रूर पड़ती हैं, पर जो खर्च किया जाता है उसका लाभ भी होता है। कॉस्ट इफ़ेक्टिवनेस है यहाँ। देख लेते हैं इसको मतलब वो लड़कों को बुला लो थोड़ा, आप लोग चाय नाश्ता वगैरह करो। इन लोगों का नाश्ता वगैरह सब आए थे। हमें तो चाय का कप दे दो। हाँ, यहीं बैठेंगे अंदर चलेंगे। पानी नहीं डालना। यार डॉक्टर साहब को आज उन्होंने बहुत परेशान किया।